आप शार्क टैंक पे थे। मैंने सोचा नहीं था कि फार्मिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट के फॉर्म में भी देखने को मिलेगी। ये बैटरी से चलता है। लेडीज हो नहीं तो एल्डरली फार्मर्स हो, वो सभी ये बेसिकली ऑपरेट कर सकते हैं। कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी जिसके बाद उनको कितने ज़्यादा मुनाफे होंगे। तो फार्मर को जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा एक इलेक्ट्रिक वर्कर मिल जाएगा। So thank you so much for your time. नमस्कार, धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने का फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल पर। आज मैं एक बहुत ही खास मेहमान के साथ आया हूँ। क्यों, ये आपको बताऊंगा। खास है, हम बैंगलोर के GKVK में कृषि मेला में आए हुए हैं। हमने ऑथेंटिक फार्मिंग देख ली, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स भी देखे, लेकिन अब बारी है मॉडर्नाइज फार्मिंग की। एंड आई हैव टू से, मुझको कहना पड़ेगा, मैंने सोचा नहीं था कि फार्मिंग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक रोबोट के फॉर्म में भी देखने को मिलेगी। मिस्टर त्रिविक्रम, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। और प्लीज़ आप अपने वर्ड्स में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपको ये आइडिया कैसे आया, कहाँ से आया, कब से आया, एंड व्हाट ब्रॉट दिस अबाउट एंड हाउ डिड यू कम ऑल द वे टू डू दिस। नमस्कार एवरीबॉडी, मेरा नाम त्रिविक्रम है। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मैं एक्समेशिन्स नाम के एक रोबोटिक्स एंड AI कंपनी का फाउंडर हूँ। हमारा कंपनी हैदराबाद से है और हमारी फैमिली किसानों का फैमिली है। तो हमें बचपन से फार्मिंग का जो इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स है वो बहुत सारा एक्सपोजर मिलते थे हमें। और मेरा दादी माँ आज भी गांव में फील्ड में जाते फसल उगाते रहते हैं। तो बेसिकली मैं इंजीनियरिंग पढ़ता था, तब मैंने देखा कि बहुत सारे किसानों बहुत सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। ओके, फार्मर सुसाइड्स हो रहा है। देखने से मुझे पता चला कि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी का कमी है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हर दिन वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास छोटे और मार्जिनल किसानों का है। तो कम मैक्सिमम 80% ऑफ फार्मर्स के पास 5 एकर्स से भी कम लैंड होल्डिंग होगा। तो वहाँ पर जो मैकेनाइजेशन का टूल जो है वो नहीं मिलता था, तो इसलिए ज़्यादातर मैन पावर के ऊपर डिपेंड करता था इसके पहले। पर आजकल मैन पावर बेसिकली वो ज़्यादातर मोर सिंपलर जॉब्स के ऊपर निकल जा रहे हैं, शहरों में निकल जा रहे हैं, ताकि एक बड़ा सा वैक्यूम बन जा रहे हैं गांव में ये फार्मिंग का एक्टिविटी काम करने पे। तो अभी हमारा जो छोटा किसान भी है वहाँ पर मैकेनाइजेशन का टूल्स भी उतना काफ़ी नहीं है। तो इधर ट्रैक्टर मिलेगा, वो बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत बड़ा होगा। और दूसरा चीज़ है बैकपैक हैंड हेल्ड रोटावेटर के तरह हैंड हेल्ड इक्विपमेंट, वो एफोर्डेबल तो है फिर भी वो ऑपरेशनल वाइज वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा, बहुत दिक्कत होगा उसको इस्तेमाल करने में। और जो किसान एक्चुअली उगा रहे हैं उनको काफ़ी सारा मैन पावर और मैकेनाइजेशन का शॉर्टेज होने वाला है। वो देखते हुए हमने बनाया बेसिकली एक माइक्रो ट्रैक्टर के जैसे एक आसान से ऑपरेट करने वाला पर बहुत ताकत वाला येट छोटा वाला ऑब्जेक्ट को हम बनाया। इसको हम एक माइक्रो ट्रैक्टर बना रहे नाम के बोल रहे हैं। ये बैटरी से चलता है और अलग अलग अटैचमेंट डालते हुए अलग अलग काम करेगा। अच्छा। जैसा सोइंग करना, सीड डालना, सैपलिंग ट्रांसप्लांट करना और स्प्रे मारना, घास को निकालना, घास को काटना, ये सब चीज़ें के लिए अटैचमेंट अलग अलग मिलता है। ये पूरा ऑब्जेक्ट रिमोट से ऑपरेटेड होगा और बैटरी पावर्ड है। और एक चीज़ है कि ये बेसिकली उस जगह पर देखना है कि वहाँ पर जहाँ पर आपको ट्रैक्टर घुस नहीं पाए। ओके, और आपको कम स्पेस है और फिर भी काम करना पड़ेगा। जैसा वेजिटेबल वेजिटेबल क्रॉप्स में आपको टोमेटो हो, कैप्सिकम हो, आपको नैरो स्पेसेस में डाल लेते हैं। आपको 2 फीट या 2.5 फीट का दूरी रो टू रो मिलेगा, तो वहाँ पर ट्रैक्टर नहीं घुसते। करेक्ट। तो आपको मैकेनाइजेशन का टूल चाहिए और ये जो प्रोडक्ट है ये बेसिकली 1.5 फीट होगा, 1.5 फीट का विड्थ होगा। तो ये आसान से
पौधे बड़ा होने के बाद भी ये जो पौधों के बीच में जो गैप होगा उसमें निकल पाएगा। तो और रिमोटली ऑपरेटेड है, तो इसका जो वाइब्रेशन वाला है वो भी किसान को, फार्मर को वो बेयर करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके लेडीज़ हो नहीं तो एल्डरली फार्मर्स हो, वो सभी ये बेसिकली ऑपरेट कर सकते हैं। ओके और इसे ऑपरेट करने के लिए आप कह रहे हैं ये फुली इलेक्ट्रिक है, रिमोट कंट्रोल से चलता है, और इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो सॉल्व हो रहा है वो स्पेसिंग का है। मतलब ट्रैक्टर्स ऑब्वियसली बल्की होते हैं तो वो बड़ी खेती में ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं, लेकिन नैरो स्पेसेस में ये आपका एक माइक्रो ट्रैक्टर है विच इज़ फुली 100% इलेक्ट्रिकली ऑपरेट। सो फ्यूल के कोई खर्चे नहीं है, नो डीजल, नो पेट्रोल, नथिंग एट ऑल। एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। सर एक ये जो इन्वेस्टमेंट है, कैन यू प्लीज शेयर इट विद आवर व्यूअर्स, लाइक जो खरीदना चाहेंगे उनको ये पता पड़ेगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट होगी जिसके बाद उनको कितने ज़्यादा मुनाफे होंगे। ये प्रोडक्ट बेसिकली आज के दिन पे इसका स्टार्टिंग प्राइस आता है आपको 1.99 लाख रुपये, ओके। पर इसको आगे के दिन पे वो प्राइस भी कम होते जाएगा। पर अभी भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रोडक्ट को बैंक लोन के द्वारा माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स जो यंग यूथ विलेजेस में रहते हैं उनको बैंक लोन के द्वारा इसको दिलाना चाह रहे हैं, ओके ताकि वो खरीद के EMI भरते हुए ये प्रोडक्ट को लोकल के आसपास किसानों को पर एकड़ बेसिस या पर आवर बेसिस में रेंटल में दे सके। अच्छा, तो इससे क्या होगा, जो किसान आज उनका समझो कि एक एकड़ में 1000 रुपये का खर्चा आ रहा है घास को निकालने के लिए, नहीं तो रोटावेटर डालने के लिए 1000 रुपीज़ में हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिक है। उससे कम भी हो सकता है जो रेंटल पे दे रहा है। ओके तो फार्मर को जब भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा एक इलेक्ट्रिक वर्कर मिल जाएगा, और जो बंदा इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है बैंक लोन के द्वारा Right. वो कंटिन्यूस रेवेन्यू बनाते रहेगा 7 साल तक राइट मिनिमम। और ये जो रेवेन्यू आता है हर दिन ये आसपास 2000 टू 4000 रुपीज़ 4500 रुपीज़ कमा सकता है। ओके ओके और इससे क्या होगा, वो जो रेवेन्यू आता है उसमें थोड़ा सा पोर्शन EMI में बच देता है और बाकी का से उनका घर चल लेता है। राइट जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, और जिनको मैन पावर का रिक्वायरमेंट है पर वो शॉर्टेज है वहाँ पर इलेक्ट्रिक वर्कर मिल जाते हैं। ओके उस हिसाब से हम देख रहे हैं जिनको ज़्यादा एकरेज है वो डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं। मतलब काफ़ी सारी तरीक़ों से इनकम आ सकती है, डिफरेंट पैरेलल वेज ऑफ अर्निंग मनी है, तो ये इन्वेस्टमेंट डेफिनेटली सही में पे ऑफ तो होगी। लेकिन एक और सवाल आपसे करना चाहूँगा, हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने आपको पहचान लिया होगा, अब कहाँ से पहचाना है ये प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को आप भी बताइए। सो वी नो दैट यू हैव बीन ऑन वन ऑफ द मोस्ट फेमस शोज वेयर यू लॉन्च्ड योर प्रोडक्ट, आप शार्क टैंक पे थे। Please tell our viewers, how did that go? How did it work? What happened? राइट हम सीज़न 3 शार्क टैंक शो पे गए थे। उधर से हमें रितेश अग्रवाल जी ओयो रूम्स के फाउंडर और नमिता थापर जी एमक्यूर फार्मा का फाउंडर, उनसे एक डील भी हम मिले थे फंडिंग का, तो उनके साथ हम काम भी कर रहे हैं अभी ये, ताकि ये बड़ा तरीके से स्केल हमारे देश में करे। और ये प्रोडक्ट हम एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर लिए थे, तो कंट्रीज स्पेन में, ऑस्ट्रेलिया में, बोस्निया में ये शुरुआत कर लिया ऑलरेडी, और हमारे देश में भी अभी कर्नाटका, हरियाणा और काफ़ी सारे स्टेट्स में ये डिप्लॉयड हो चुके हैं और डिप्लॉयमेंट के लिए ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं। Okay, wow, I think that is so fantastic. इतनी amazing achievement at such a young age. You have managed to get it through and that too in such a noble profession. जैसे कि आप कह रहे थे आप भी किसानों के परिवार से बिलोंग करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करें, इंडिया का बैकबोन एग्रीकल्चर है, किसान है, और आई थिंक कोई भी छोटे से छोटा इनोवेशन अगर उनकी लाइफ में एक चेंज ला सकता है तो आई थिंक इट्स टोटली वर्थ इट। और ये तो बहुत बड़ा चेंज है मतलब ये कहने के लिए माइक्रो ट्रैक्टर है, बट आई थिंक ये एक बहुत ही मेजर इनोवेशन है जो फार्मर्स के लिए बहुत सारा चेंजेस लाएगा उनकी लाइफ में। हम होप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं उसी रास्ते में जाने के लिए। बिल्कुल, आई मीन मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, यू आर द फाउंडर, यू मेड दिस वर्क and you are already out there in the market. All I can say is from my limited amount of knowledge, I think this is fantastic and artificial intelligence about time farming में आना चाहिए, समय के साथ साथ आगे बढ़ना ही है। So thank you so much for your time
दिस वॉज अ प्लेजर। एंड अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन सवालों का जवाब दे सकें। धन्यवाद।